Hello everyone, welcome back and today we are going to discuss about the next theory, Modigliani-Miller model। अभी तक हम क्या क्या देख चुके हैं, इसका पहले एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। देखो, ये हमने शुरू किया था सर डिविडेंड डिसीजन का चैप्टर। डिविडेंड डिसीजन के चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा कि सर डिविडेंड होता क्या है। उसके बाद हमने आपसे डिस्कस किया था दो तरह के फॉर्म्स होते हैं, एक तो कैश और बोनस शेयर, या फिर आप उसको स्टॉक बोलो। इसके अलावा भी दो और बताए थे, लेकिन वो हमारे काम के नहीं है और ना ही सिलेबस में है। तीसरी चीज थी कि अलग अलग पॉलिसीज क्या हो सकती है, कि कभी हो सकता है कांस्टेंट डिविडेंड बांट रही है कंपनी, 6 रुपए 6 रुपए 6 रुपए 6 रुपए। कभी हो सकता है कि कांस्टेंट परसेंटेज बांट रही है, जैसे कि आप 50% ऑफ द टोटल अर्निंग ले लो, 50% ऑफ द टोटल अर्निंग बांटा जा रहा है। या फिर स्मॉल कांस्टेंट अमाउंट यानी कि 4 रुपए प्लस एक्स्ट्रा कुछ बांट रहा है, यानी कि 20% बांट दिया। तो एक मिक्सचर बन जाता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है इन सब का। उसके बाद में हमने फैक्टर्स देखे कि क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिससे डिविडेंड पॉलिसी आप डिटरमाइन करते हो। उसके बाद ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो देखा, 3 तरह के होते हैं, कि जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो 0%, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से तो 100% पे आउट रेशियो डिविडेंड बांटना चाहिए, और सेम होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, फिर कुछ भी बांटो। डिविडेंड थ्योरी शुरू की थी, उसमें ट्रेडिशनल अप्रोच देखा था। ट्रेडिशनल अप्रोच में आप मार्केट प्राइस निकालते सर, एम मार्केट प्राइस इज इक्वल टू मल्टीप्लायर इन ब्रैकेट डिविडेंड प्लस अर्निंग पर शेयर का तीसरा हिस्सा। ये एक फॉर्मूला था, सब्जेक्टिव है। वॉल्टर्स मॉडल का भी मैंने फॉर्मूला अपन ने डिराइव किया था कि मार्केट प्राइस कैसे निकालते हैं सर। न्यूमरेटर में दो चीज़ें आती है, डिविडेंड और रिटेंशन। रिटेंशन कैसे लिखोगे? रिटेंशन इज नथिंग बट अर्निंग पर शेयर माइनस डिविडेंड पर शेयर, और आर डिवाइडेड बाई के ई करते थे आप, डिवाइडेड बाई के ई कैपिटलाइज करने के लिए। गॉर्डन्स मॉडल में फॉर्मूला बताया था, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू D01 प्लस ग्रोथ डिवाइडेड बाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। अब बारी आती है सर मॉडिग्लानी मिलर मॉडल की। तो एक चीज ध्यान दो, वॉल्टर मॉडल और गॉर्डन मॉडल बोलते हैं कि मार्केट प्राइस डिसाइड करने के लिए डिविडेंड का रिलेवेंस है, लेकिन मॉडिग्लानी मिलर मॉडल बोलता है कि डिविडेंड का कोई रिलेवेंस नहीं होता। ध्यान देंगे आप कुछ चीजें, मतलब डिविडेंड का कोई काम है ही नहीं, ऐसा मॉडिग्लानी का बोलना है। आपके लिए होमवर्क क्या है सर? होमवर्क ये है कि हर थ्योरी में, ध्यान देंगे, हर थ्योरी में कुछ अजम्पशंस है उस थ्योरी के, जैसे वॉल्टर मॉडल के अजम्पशन, एडवांटेजेस है और लिमिटेशंस है। ये आप पढ़ेंगे ज़रूर अपने हिसाब से, बस एक रीडिंग देनी है तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। गॉर्डन्स में भी एजम्पशन, एडवांटेजेस और लिमिटेशंस है। और अब बात करते हैं मॉडिग्लानी मिलर मॉडल की। मॉडिग्लानी मिलर मॉडल क्या बोलता है? ये बोलता है कि MM थ्योरी सेज दैट डिविडेंड इज इररिलेवेंट। डिविडेंड का कोई इस्तेमाल नहीं है, काम नहीं है। अकॉर्डिंग टू MM थ्योरी, डिविडेंड हैज नो इन्फ्लुएंस, डिविडेंड से कोई फर्क नहीं पड़ता ऑन द मार्केट प्राइसेस ऑफ द शेयर एंड इट डज नॉट अफेक्ट द शेयर होल्डर्स वेल्थ। डिविडेंड बांटा या डिविडेंड नहीं बांटा, इससे शेयर होल्डर की जो वेल्थ होती है, जो पोर्टफोलियो होता है, जो इन्वेस्टमेंट होता है, उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, ऐसा मॉडिग्लानी और मिलर की थ्योरी कहती है। MM theory stops argue that pattern of distribution of income to shareholder, distribution of income to shareholder का एक प्रॉपर वर्ड है डिविडेंड। सो जो पैटर्न है डिविडेंड बांटने का हैज नथिंग टू डू विद द शेयर प्राइस। अब अगर आप ध्यान दोगे तो वॉल्टर मॉडल में और गॉर्डन्स मॉडल में डिविडेंड की प्राइस बदलती है, वैल्यू अगर बदलती है, फॉर्मूला याद करो, डिविडेंड की वैल्यू बदलेगी तो क्या मार्केट प्राइस बदलेगी? यस सर, क्योंकि मार्केट प्राइस कैलकुलेट होती है उस फॉर्मूले से जिसमें डिविडेंड यूज हो रहा। डिविडेंड 5 रखोगे और 10 कर दोगे बाद में, तो वैल्यू पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही ना। तो वॉल्टर और गॉर्डन्स मॉडल में डिविडेंड काम का है, लेकिन मॉडिग्लानी बोलता है कि नहीं, डिविडेंड 5 बांटो या 10 बांटो, मार्केट वैल्यू जो कंपनी की है या शेयर होल्डर की वेल्थ है वो नहीं बदलती। मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर डिपेंड्स ऑन द अर्निंग ऑफ द कंपनी, ऐसा मॉडिग्लानी का बोलना है। यानी कि मॉडिग्लानी बोलता है अर्निंग्स काम की है, लेकिन इसमें से बांटा गया जो डिविडेंड है इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता, आप बांटो या मत बांटो, ठीक है। अब ये कैसे बोलता है वो?
मोडिग्लियानी मिलर का क्या बोलना है? मोडिग्लियानी मिलर का बोलना है ये है कंपनी ने कमाए 10 रुपये, ठीक है। कंपनी में 2 लोग होते हैं, कंपनी में एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है शेयर होल्डर। अब कंपनी 10 रुपये कमाती है दिस इज कंपनी 10 रुपये कमाती है। 10 में से कंपनी ने क्या किया, 5 रुपये शेयर होल्डर को बांट दिया, 5 रुपये रिटेन करके रख लिए कंपनी के अंदर में। तो भले ही 5 रुपये बांटा, 5 रिटेन कर लिया, अल्टीमेटली तो वो 10 रुपये कंपनी के ओनर्स के पास ही है, कंपनी के पास ही है। कंपनी के ओनर्स के पास पैसा होना क्या और कंपनी के पास होना क्या, एक ही बात, क्योंकि कंपनी के ओनर्स, कंपनी का पैसा इज ओनर्स का पैसा। तो 5 रुपये उनको दे दिया, 5 रुपये यहाँ पड़ा है तो दोनों ओनर्स का ही ना। तो मोडिग्लियानी मिलर का बोलना है कि यार ये तो एक तरह से ऐसा है कि 10 रुपये इस जेब से निकाल के 10 रुपये दूसरे जेब में डाल दिए, वेल्थ तो सेम ही रहेगी उस पूरे इंसान की, अभी भी उससे 10 ही रुपये चुराया जा सकता है, भले इस जेब से निकाल के इस जेब में क्यों नहीं डाल दिया। ये बोलना है मोडिग्लियानी मिलर का। रियल लाइफ में सर ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में ये होती है कंपनी और ये होता है शेयर होल्डर। कंपनी ने 10 रुपये कमाए तो अभी कंपनी के पास 10 रुपये है, और उसके बाद अगर कंपनी ने 5 रुपये बांट दिए तो कंपनी से बाहर चले जाता है वो पैसा, और अब कंपनी की वैल्यू 5 रुपये से कम होगी क्योंकि 5 रुपये कंपनी के पास में नहीं है। तो आप जो बोलते हो कि भैया ओनर्स के पास ही है, कंपनी में ही पैसा, ऐसा नहीं है। लॉ के अंदर में कंपनी और शेयर होल्डर्स बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी, और उसके हिसाब से शेयर होल्डर को दिया गया पैसा एक तरह से कंपनी के बाहर चला गया, ये माना जाएगा। चलो कोई नहीं, फिलहाल के लिए हम ये मान के चलते हैं जो मोडिग्लियानी मिलर का बोलना है। अब इसके अंदर के मैं फॉर्मूलेज बताता हूँ आपको। मोडिग्लियानी मिलर क्या बोलता है कि देखो सर, कंपनी को जब भी कोई इन्वेस्टमेंट करना होगा, कंपनी यहाँ पे है, कंपनी के पास में मान लो 50 रुपए की अर्निंग्स है, और कंपनी को ये 1 साल हो गया, यहाँ कंपनी 1 साल के एंड में 50 रुपये कमाएगी। मोडिग्लियानी मिलर बोलता है कि उसमें से मान लो लेट से डिविडेंड बांट दिया 20 रुपये का, तो अब रिटेन्ड अर्निंग्स कितनी है, 30। अब मोडिग्लियानी मिलर ये बोलता है कि अगर कंपनी को कुछ इन्वेस्टमेंट करना है लेट से 100 रुपये का, तो अगर कंपनी को इन्वेस्टमेंट करना है 100 रुपये का, कुछ अपॉर्चुनिटीज होगी, तो सबसे पहले रिटेंशन वाला पार्ट यूज किया जाएगा। उसके बाद 70 रुपये जो बचे, ये तो अब क्या है, अपने पास 70 रुपये और है क्या, अपने पास 30 ही रुपये थे, 70 नहीं है, तो ये 70 रुपीज के इक्विटी शेयर्स मार्केट में इशू किए जाएंगे। मतलब अब और अगर इन्वेस्टमेंट चाहिए और मेरे पास पैसे खत्म हो गए कंपनी के पास में, तो कंपनी मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करेगी और 70 रुपये लेके आएगी। ये है मोडिग्लियानी मिलर की थ्योरी। वो बोलता है कि पहले हम अपने जेब से जितना हो सकता है पैसा इस्तेमाल कर लेंगे जो हमारे पास में है, उसके बाद जो भी एक्स्ट्रा लगेगा वो हम मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करके लेके आएंगे। अब सीधी सी बात है, आप कौन से पॉइंट पे इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, सर आप इस पॉइंट पे इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, तो इक्विटी शेयर की जो भी प्राइस होगी यहाँ पे लेट से P1, इस प्राइस पे आप इशू करोगे ना मार्केट में। मार्केट में अगर आज 500 रुपये का शेयर बिक रहा है तो आओगे और आपको 70 लाख रुपए चाहिए, तो 70 लाख डिवाइडेड बाय 500 में बांट दो, क्योंकि आज की प्राइस हर शेयर की 500 रुपये। तो ये आएंगे आपके नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, ये कहानी तो आपको समझी। अभी वापस आ जाते हैं। ये है 1 साल। आपको पता होगा कि आज मार्केट में शेयर की प्राइस कितनी होगी, लेट से 100 रुपये। इन्वेस्टर की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है लेट से 10%। मतलब इन्वेस्टर ने जो भी पैसा डाला, अगर 100 रुपये आज डाला, तो 10% वो कमाना चाहता है इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट पे, इन्वेस्टमेंट पे। इन्वेस्टर के एंगल से देखो, इन्वेस्टर के एंगल से अगर देखोगे तो इन्वेस्टर को 10% कमाना है, और कमाई होती है 2 तरीके से। एक तो शेयर की प्राइस ही बढ़ गई, यहाँ पे लेट से 110 हो गई तो पर्पस सॉल्व हुआ क्या शेयर होल्डर का? हाँ, क्यों नहीं हुआ सर, 100 रुपए डाले थे, 10% कमाना था, 110 हो गया। लेकिन मान लो
कि कंपनी ने यहाँ डिविडेंड बांट दिया 5 रुपए का। साल भर में डिविडेंड भी तो बांटा जाता है, और डिविडेंड किसके पास आ रहा है? मेरे ही पास आ रहा है, शेयर होल्डर के ही पास आ रहा है। मुझे कितना कमाना था 100 रुपए पे? 10%, यानी कि 10 रुपए कमाना था, जिसमें से 5 रुपए तो मेरे पास डिविडेंड के आ गए। अब बचा कुचा जो 5 रुपए है वो कैसे आना चाहिए? कैपिटल एप्रिसिएशन से। तो अब यहाँ पे प्राइस कितनी होनी चाहिए? 105, तब जाके ये 110 होएगा और मेरा 10% वाला पर्पस सॉल्व होएगा। अल्टीमेटली 10% कमाना है सर। अब ईयर एंड पे 2 कैश फ्लोज होगी ना शेयर होल्डर को, एक तो डिविडेंड के रूप में अर्निंग होती है और एक तो कैपिटल एप्रिसिएशन के रूप में अर्निंग होती है। तो जो भी जो भी डिविडेंड मिला होगा वो 5 रुपए माइनस कर लो और बचा कुचा अपना प्राइस आनी चाहिए। तो क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो, इसको मैं नाम देता हूं P1, ये निकाला कैसे? फॉर्मूला अगर इसका ऐसा बनाना है तो कैसे बनाओगे? बहुत ही सिंपल सर। P1 इज नथिंग बट P0 में 10% ऐड कर दो, 1 + KE कर दिया ना, P0 इन ब्रैकेट 1 + KE, ठीक है। लेकिन ये तो सिर्फ तभी पॉसिबल है जैसे P1 हमको 110 चाहिए, 100 1.1, ये तो पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन अगर कंपनी ने डिविडेंड बांटा तो फॉर्मूला चेंज करना पड़ेगा। यस सर, तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा -D1। तो जितना भी डिविडेंड बांटा वो माइनस कर दो, लेट्स से -5। तो अब शेयर की प्राइस कितनी रहेगी P1 की? 105। यानी कि क्लोजिंग डेट अगर आप साल के अंत में पहुंचोगे तो आपको 2 तरह से अर्निंग्स दिखाई देगी। एक तो जो डिविडेंड मिला 5 रुपए का जेब में आया, उसके बाद में अगर शेयर बेच देते हो तो आज उसकी प्राइस है 105 रुपए। 100 का शेयर 105 में बेचा, 5 का बेनिफिट और 5 का डिविडेंड, 10 रुपए हो गया, पर्पस सॉल्व। आई बात समझ में? तो पहला फॉर्मूला आप कंफर्म कर लो मॉडिग्लानी मिलर में कि P1 निकालने का फॉर्मूला है P0 इन ब्रैकेट 1 + कॉस्ट ऑफ इक्विटी -D1। आया क्या समझ में? इस 100 रुपए को आप 1.1 से खींच के आगे लेके जाते हो साल के अंत में, और इस D1 को माइनस कर देते हो। अब ये अगर 5 है तो 5, ठीक है। एक चीज समझ में आई, इसी फॉर्मूले को घुमा फिरा सकते हो आप और P0 की भी वैल्यू निकाल सकते हो अगर आपको निकालना होगा। P0 कैसे निकालोगे? कुछ भी निकाला जा सकता है, अब इससे डिविडेंड भी निकाल सकते हो। P0 इज नथिंग बट P1 डिवाइडेड बाय P1 + D1 हो जाएगा। देखो इधर P1 है, D1 इधर लेके आ जाओ तो प्लस हो गया, फिर 1 + KE इधर लेके आ जाओ तो 1 + KE हो गया, इज इक्वल टू P0। ये आपका दूसरा फॉर्मूला अगर P0 की वैल्यू निकालनी है तो। और कितना सिंपल है सर, आप समझ रहे हो क्या इस चीज को? यहां पे आपको डिविडेंड मिला 5 रुपए, यहां पे आपका P1 है 105 रुपए। इन सब की वैल्यू निकालनी है और आपको क्या निकालना है सर? P0 यानी आज की वैल्यू यानी कि प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना है तो फ्यूचर वैल्यू को डिस्काउंटिंग कर लो 1 साल से। कितना आसान है, D1 + P1 और इसको डिस्काउंटिंग करने के लिए 1 + KE। यही तो फॉर्मूला था ऊपर वाला, डिस्काउंटिंग ही तो किया हमने। 1 साल से खींच के लेके आ जाओ, 5 और 105 1 साल के अंत की वैल्यू 110 रुपए, उसको आप खींच के लेके आ जाओ, आपका 105 मतलब 100 रुपए बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं फिर से। P0 है 100, डिविडेंड बांटा 5 रुपए का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी थी 10%, आपने P1 निकाल लिया, इतना डिटेल दिया था, ठीक है। तो लेट्स से आप P1 निकाल देते हो सबसे पहले। P1 इज नथिंग बट P0 1 + कॉस्ट ऑफ इक्विटी -D1, तो ये आता है आपका ठीक है। ये कहानी खत्म हुई। अब मैं क्या सवाल कर रहा हूं ना, दूसरा सवाल कर रहा हूं आपसे। आपने यहाँ पे साल के अंत में कुछ पैसा कमाओगे ना सर, आपकी अर्निंग हुई 10 लाख की, ठीक है। अब ध्यान देना, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है धीरे धीरे। मान लो आपके नंबर ऑफ शेयर स्टार्टिंग में थे, N0 बोलूंगा मैं उसको, 1 लाख।
यहाँ पे अर्निंग हुई आपको 10 लाख की, ठीक है। तो अब थोड़ा अगर दिमाग लगाओगे आप, अर्निंग्स कितनी है 10 लाख की, कितने शेयर से 1 लाख, तो अर्निंग पर शेयर कितना हुआ सर 10 रुपए। 10 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख 10 रुपए अर्निंग पर शेयर। अब अर्निंग पर शेयर 10 रुपए, उसमें से डिविडेंड बांट दिया 5 रुपए का, बचा कितना 5 रुपए। या डिविडेंड कितना बांटा सर 5 का, टोटल कितने शेयर थे 1 लाख, तो कितना डिविडेंड बांटा 5 लाख, कितनी अर्निंग थी 10 लाख, बचा कितना पैसा है 10 माइनस 5 लाख बचा है सर, ठीक है। आपकी कंपनी में रिटेन अर्निंग कितनी 5 लाख की। अब इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए यहां पे 50 लाख का। सवाल यह है, जो भी डेटा दिया गया है, सवाल यह है कितने शेयर्स आप इशू करोगे उस क्लोजिंग डेट पे, ये निकालो। शेयर्स क्यों इशू करेंगे सर, क्योंकि हमको इन्वेस्टमेंट के लिए 50 लाख रुपए चाहिए और 50 लाख जितने पैसे हमारे पास में नहीं है, तो मार्केट से शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। प्लेन इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए 50 लाख। अब इन्वेस्टमेंट 50 लाख चाहिए, तो सबसे पहले आपके पास में ये पता कर लो कि रिटेन्ड पार्ट कितना है, रिटेन्ड अर्निंग्स कितना है। रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे निकालोगे, टोटल अर्निंग्स माइनस डिविडेंड। 10 लाख माइनस 5 लाख का डिविडेंड बांटा आपने, तो 5 लाख आपने माइनस कर लिए, यानी कि आप अपने कंपनी में से 5 लाख रुपए इशू कर लोगे। और एक्स्ट्रा फंड्स कितने जरूरत है, फंड्स रिक्वायर्ड 45 लाख, इजंट इट, सही है। फंड्स रिक्वायर्ड 45 लाख। अब ये पैसे कहां से इशू करोगे, उस दिन मार्केट में इक्विटी शेयर इशू करोगे। उस दिन बोले तो ये साल के अंत की वैल्यू है, ये देखो 45। अगर इन्वेस्टमेंट यहाँ है तो फंड्स रिक्वायर्ड भी यहीं होंगे साल के अंत में। और उस दिन मार्केट में शेयर की प्राइस क्या चल रही थी सर, P1 इज 105, अभी अभी आपने निकाला। तो आप एक काम करो, इसको P1 पे मार्केट में इशू करो, 45 लाख रुपए के फंड्स लेके आओ, 105 रुपए के दाम से एक शेयर बेचो। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड करोगे तो 45 लाख डिवाइड बाय 105, सो दैट्स 42,857, 42,857 आ रहा है। दिस इज नंबर ऑफ शेयर्स रिक्वायर्ड टू बी इशूड, प्लेन एंड सिंपल। इतने शेयर्स आपको इशू करने पड़ेंगे। ये आपने क्या निकाला सर, चेंज इन द नंबर ऑफ शेयर, हाउ मेनी शेयर्स यू आर गोइंग टू इशू एट द एंड ऑफ द ईयर इफ यू नीड इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 लाख रुपीज। अब इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट करते हैं। देखो सर, इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए पहले ये ले लो, इसके बाद आपके पास कितना पैसा है, अर्निंग्स माइनस डिविडेंड करने से पता चल जाएगा। अर्निंग्स माइनस डिविडेंड से रिटेन्ड अर्निंग आया, उसको माइनस किया इन्वेस्टमेंट में से, तो इन्वेस्टमेंट 50 लाख का, अर्निंग 10 की और डिविडेंड 5 का, तो कितना आया बैलेंस 5 लाख रुपए। अब ये 45 लाख रुपए बैलेंस आया। अब ये शेयर्स, अब ये अमाउंट आप रेज करोगे P1 की प्राइस पे इक्विटी शेयर इशू करके, तो इससे आपको मिलेगा चेंज इन नंबर ऑफ शेयर, दिस इज डेल्टा एन, कि नंबर ऑफ शेयर्स और कितने इशू कर रहे हैं, और ये हमारा दूसरा फॉर्मूला। अगर क्वेश्चन पूछता है मॉडिग्लानी मिलर मॉडल में कि नंबर ऑफ शेयर कितने इशू करेंगे ये बताओ, तो इस तरह से करना है। मैं पहला फॉर्मूला भी लिख के दे रहा हूँ अब आपको। पहला फॉर्मूला था P1 इज इक्वल टू P0 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस D1। दूसरा फॉर्मूला था नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालना। जब तक P1 नहीं निकलेगा तब तक आप चेंज इन नंबर ऑफ शेयर भी नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि P1 का इस्तेमाल यहां करना होता है। P1 नहीं निकाला तो वहां पे क्या इस्तेमाल करोगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे वहां पे इस्तेमाल, और वहां पे अगर कुछ भी इस्तेमाल नहीं कर पाए तो आपको कहानी नहीं समझ में आएगी। समझा क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बात करता हूं मैं यहां पे। मेरे नंबर ऑफ शेयर थे यहां पे 1 लाख, मेरी अर्निंग थी यहां पे 10 लाख की,
डिविडेंड मैंने बांट दिया 5 पर शेयर, यानी कि 5 लाख रुपए। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी 50 लाख की। P1 आपने निकाला 105, उसी से आपने चेंज इन नंबर ऑफ शेयर निकाला 42,857। जो भी हो, आपको सिर्फ ये बताना है 2 चीज़ें, कंपनी की ओवरऑल वैल्यू कितनी है। तो आप 2 चीज़ें निकाल सकते हो, मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और मार्केट वैल्यू टुडे। ये सब डेटा कंसिडर करके मार्केट वैल्यू टुडे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे सर मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी, साल के अंत में कंपनी की वैल्यू कितनी है। कंपनी की वैल्यू कैसे निकाली जा सकती है? कंपनी की वैल्यू आप निकाल सकते हो बहुत ही सिंपल से तरीके से। यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे कंपनी की मार्केट प्राइस कितनी है पहले तो ये पता करो, दैट इज़ नथिंग बट P1। और यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर कितने हैं ये पता करो। कंपनी के नंबर ऑफ शेयर को मार्केट प्राइस से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मार्केट वैल्यू नहीं आती? आती है सर, क्यों नहीं आएगी? सो मार्केट वैल्यू कैसे निकालोगे? M1 मार्केट वैल्यू 1 इज नथिंग बट P1 इंटू N1, या आप बोलो नंबर ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ द ईयर इंटू P1। कहानी खत्म। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, कंपनी में और भी कुछ कैश फ्लो हो रहा है, फायदा हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर आपकी कंपनी ने कुछ कमाया है, दैट इज अर्निंग्स, ठीक है। और आपकी कंपनी से कुछ पैसा जाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट करोगे आप, दैट इज इन्वेस्टमेंट। मेरी कंपनी 100 रुपए की है और कंपनी में से मैं 50 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर दूं तो क्या 50 रुपए बाहर नहीं गया? मेरा पैसा गया। ये थोड़ा सा आपको सब्जेक्टिव लगेगा फॉर्मूले में, प्रैक्टिकल लाइफ से आप उसको थोड़ा कम रिलेट कर पाओगे, लेकिन फॉर्मूला किस तरह से है ये मैं समझा रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा आप ढलने की कोशिश करो। ये चीज आपको समझ में आती है कि सर N1 इंटू P1 इज द मार्केट वैल्यू, बट उस पॉइंट पे आप फ्यूचर देखो। आज आपने ये मार्केट वैल्यू तो निकाल ली, लेकिन इसके बाद इसमें अर्निंग्स कंपनी ने जो कमाई है वो भी तो ऐड होगी 20, और इन्वेस्टमेंट भी तो जाएगा 50। अर्निंग्स कितनी? 10, और इन्वेस्टमेंट जाएगा 50। तो जो आउटफ्लो और इनफ्लो है वो भी एडजस्ट होना चाहिए, इसलिए ऐसे निकाला है। तो ये हो गया एक। दूसरा सवाल उठता है कि सर मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर जो थी वो निकाल ली, मार्केट वैल्यू एट 0 पॉइंट कैसे निकाले? बहुत ही सिंपल, मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द ईयर जो भी है उसको डिस्काउंटिंग करके लेके आ जाओ 1 साल से, क्योंकि 1 साल बाद की मार्केट वैल्यू आपने निकाली, 1 साल से डिस्काउंटिंग कर लो। डिस्काउंटिंग कैसे करेंगे सर? N1 इंटू P1 प्लस अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंटिंग कर लो। जमा के आपको कहानी समझ आई, ठीक है। तो ये है आपका तीसरा फॉर्मूला, मार्केट वैल्यू एट 0 पॉइंट कैसे निकालेंगे। आज अगर मार्केट वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले वहां की मार्केट वैल्यू निकालो, उसमें अर्निंग्स को ऐड करो क्योंकि अर्निंग्स इनफ्लो होता है, और उसमें से इन्वेस्टमेंट माइनस करो क्योंकि इन्वेस्टमेंट जाता है, और फिर आप मार्केट वैल्यू निकाल पाओगे। सो 3 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं वो कुछ इस तरह से हैं सर। P0 में 1 प्लस KE ऐड करोगे, डिविडेंड माइनस करोगे तो P1 आएगा, ठीक है। 1, 2, चेंज इन नंबर ऑफ शेयर इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट लगना है, उसमें से पहले आप रिटेंशन वाला पार्ट यूज कर लो, उसके बाद P1 पे शेयर्स इशू कर लो, जितना भी बैलेंस फंड्स आपको रिक्वायर्ड है। तीसरा फॉर्मूला है सर मार्केट वैल्यू अगर आपको निकालनी है 0 पॉइंट में, तो सिलेबस क्या बोलता है? N1 इंटू P1 ले लो, N1 इंटू P1। अब N1 कैसे निकालेंगे? देखो, अरे N1 इज नथिंग बट N1 यानी क्लोजिंग डेट पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने? N0 प्लस चेंज इन नंबर ऑफ शेयर। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आएगा? पहले कितने थे, एक्स्ट्रा कितने इशू किए, तो टोटल N1 आ गया, इंटू P1 प्लस अर्निंग्स माइनस इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। बार्डी-ग्लानी-मिलर मॉडल में आपको ये 3 फॉर्मूले समझने हैं, याद रखने हैं, ताकि आप इन सब क्वेश्चंस के आंसर निकाल पाओ जो आगे हम देखने वाले हैं। अब मुद्दा वापस वही आता है कि सर कैसे इस थ्योरी ने बोल दिया कि
डिविडेंड पे करने से फर्क नहीं पड़ता, डिविडेंड इज इररिलेवेंट इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी। अगर डिविडेंड इररिलेवेंट है, ध्यान देना मेरे बात पे, अब ध्यान दो, अब मुद्दा आ गया अभी वापस। अगर डिविडेंड इररिलेवेंट है तो इसका मतलब मैंने डिविडेंड पे किया तो मार्केट वैल्यू आई मान लो 200 रुपए या 200 करोड़, और मैंने डिविडेंड पे नहीं किया तो भी मार्केट वैल्यू अगर 200 करोड़ आ रही है, तभी मैं ये बोलूंगा कि डिविडेंड पे किया तो 200, नहीं किया तो 200, यानी डिविडेंड का तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। तब मॉडिग्लानी मिलर मॉडल प्रूव कर दोगे आप कि हाँ सही बोल रहा है बंदा, और ये हम प्रूव करके दिखाएंगे क्वेश्चंस में। आओ, सबसे पहले तो ये चीज को ध्यान दो, P1 इज नथिंग बट P0 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस D1। तो आपको ये चीज समझ में आ गई, ठीक है। लाइट का कुछ, छाव का कुछ इम्पैक्ट पड़ रहा है, आई थिंक वो थोड़ा सुधारना पड़ेगा। उसके बाद चेंज इन नंबर ऑफ शेयर। चेंज इन नंबर ऑफ शेयर का मतलब है सर कि पहले तो आपको जो इन्वेस्टमेंट लगना है वो, इसमें से रिटेंशन वाला पार्ट ये, और P1 पे आप वो शेयर्स इशू करोगे तो डिवाइडेड बाय P1, और उसके बाद आता है आखिरी पार्ट मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू इज नथिंग बट N0, स्टार्टिंग में कितने शेयर थे उसमें और कितने इशू किए तो N1 आ गया, N1 है ये टोटल। अब N1 इंटू P1 कर लो, और माइनस इन्वेस्टमेंट क्योंकि कंपनी से पैसा बाहर जा रहा है, अर्निंग्स क्योंकि कंपनी में पैसा आ रहा है, और ये 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी से डिस्काउंटिंग कर लिया। पहले दूसरी चीज, अब अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है कि सर इस फॉर्मूले में आखिरी में आप इन्वेस्टमेंट जो जा रहा है वो ले लिया माइनस, अर्निंग्स आ रहा है वो ऐड कर लिया, उस टाइम पे एक साल के अंत में डिविडेंड भी तो कंपनी से बाहर जा रहा है, तो डिविडेंड क्यों नहीं माइनस किया? अर्निंग्स को आ रहा है बोल दिया आपने, इन्वेस्टमेंट को जा रहा है बोल दिया आपने, तो डिविडेंड भी तो जा रहा है, डिविडेंड क्यों नहीं माइनस किया? मैं बोलता हूं सर डिविडेंड हमने माइनस किया लेकिन आपको दिख नहीं रहा है। क्यों माइनस, कहां माइनस किया पता है डिविडेंड को? ये यहां माइनस किया P1 में। ये P1 कहां से आया पहले तो अब ये पता करो, ये P1 आया यहां से। क्या आपको नहीं लग रहा कि मैंने डिविडेंड माइनस किया है? उस टाइम का माइनस किया है, लेकिन पहले वाले फॉर्मूले में ही हम कर चुके। वापस डिविडेंड माइनस करूं तो डबल माइनस हो जाएगा वो, जो कि गलत होगा, इसलिए अलग से वहां डिविडेंड कुछ माइनस करते हुए हम नहीं दिखा रहे। सो दिस इज व्हाट द थिंग इज। अब आप एक काम करो, ये 2-3 फॉर्मूलेज जो है आप ये लिख लो, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और फिर इस पे मैं 1-2 क्वेश्चंस करके दिखाता हूं ताकि आपको फॉर्मूलेज और थोड़ा बैठ जाएंगे। सो राइट इट डाउन।
अभी तक आपको थोड़ा बहुत भी दिमाग में लगा होगा तो भी इनफ है। माइंड में क्लैरिटी रखो, कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आज की प्राइस को आगे बढ़ाओगे तो वो P1 निकल जाएगा, बस खत्म। अब जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना तो आपको और चीज़ें समझ में आएगी। आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ इस पे। सीधा क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं सर। सीधा क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। ये मॉडिग्लानी मिलर पे है। उसके पहले वाले क्वेश्चन मोस्टली गॉर्डन्स ग्रोथ मॉडल और वॉल्टर पे है, इसीलिए मैं डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ। सारे के सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। फिलहाल सिर्फ आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ ताकि आपको एक आइडिया आ जाए। ध्यान देंगे इस क्वेश्चन पे। PL इंजीनियरिंग लिमिटेड बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास। PL इंजीनियरिंग लिमिटेड एक कंपनी है जो कि एक क्लास है, इसका एक मतलब रिस्क क्लास है। फॉर विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%, जिसके लिए कैपिटलाइजेशन का रेट है 10%। तो क्वेश्चन में साथ साथ में आप मेरे लिखते जाएंगे क्या क्या हो रहा है। KE दिया हुआ है आपको 10%, ये लिख लो, ठीक है। उसके बाद में इट करंटली हैज आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर्स। सबसे बढ़िया है आप उसको ऐसे लिखो, ये रहा टाइम। अभी KE दिया हुआ है 10% का और करंटली नंबर ऑफ शेयर यानी कि N0 है 10,000। सेलिंग एट 100, करंटली सेलिंग एट 100 बोलूंगा मैं उसे, तो 100 रुपीज अभी उसकी प्राइस है। द फर्म इज कंटेम्पलेटिंग द डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड ऑफ ₹5 पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। तो जो मैं डिविडेंड यहाँ पे बांटने वाला हूं वो है सर 5 रुपए पर शेयर का। It expects to have a net income of 1 lakh rupees and has a proposal of making income. Net income is earnings. 1 लाख रुपए की मेरी साल भर में इनकम होगी। और and has a proposal of making new investments of 2 lakh. यहाँ जो इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है ये है 2 लाख। 2 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, साल के अंत में 1 लाख की अर्निंग हो जाएगी। और आगे क्या दिया हुआ है, शो करो, बताओ हाउ, किस तरह से under MM hypothesis the payment of dividend does not affect the value of the firm। आपको यह बताना है कि मॉडिग्लानी मिलर मॉडल के अंदर में मैंने डिविडेंड पे किया या नहीं किया, जो 5 रुपए देने की बात हो रही है ना क्वेश्चन में, वो पे किया या नहीं किया तो भी दोनों कंपनी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब दोनों केस में कंपनी की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कब पॉसिबल है, जब दोनों केसेस में कंपनी की वैल्यू सेम आएगी, तब हम बोल सकते हैं देखो डिविडेंड पे किया तो भी 50 रुपए वैल्यू, डिविडेंड नहीं पे किया तो भी 50 रुपए वैल्यू, सेम आएगी। तो हमको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है कंपनी की, डिविडेंड पे किया तो और डिविडेंड पे नहीं किया तो। देखो दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चन नंबर 23। सबसे पहले इफ डिविडेंड इज पेड, अगर मैंने डिविडेंड पे किया तो 3 चीजें निकालेंगे सर आप हर पार्ट में। पहला P1 इज इक्वल टू P0 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस D1। आज की वैल्यू को 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई करके एंड पे लेके जा रहा हूं और फिर माइनस D1 कर रहा हूं, ठीक है। एक सेकंड ना, 2 मिनट होल्ड करना। ये ऐसे नहीं समझ आएगा। अब नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा है, बहुत बारीक है, ठीक है। तो अब देखो आज की वैल्यू को, वो जो P1 दिख P0 है उसको खींच के लेके जाओ और एंड पे D1 माइनस करो। सो आज की वैल्यू है 100 रुपए, 1.1 इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, 5 रुपए डिविडेंड, तो P1 कितना आया 105। यानी एंड ऑफ द ईयर की वैल्यू P1 जो है वो 105 आ रही है। सेकंड
चेंज इन नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर्स एक्स्ट्रा इशू करने पड़ेंगे। फॉर्मूला इज इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है, उसके बाद हमारे पास में कितने पैसे हैं, ये डिपेंड करता है अर्निंग्स माइनस डिविडेंड से, कि कितना कमाया कितना बांट दिया, बचा हुआ हमारे पास में है जो इन्वेस्टमेंट के लिए लगाया जा सकता है। इसके बाद भी अगर कुछ बचा तो P1 से डिवाइड करके इक्विटी शेयर इशू करेंगे। हमको कितने पैसों की ज़रूरत थी, 2 लाख। हमने कितना कमाया, 1 लाख। हमने कितना बांटा, 50,000। सर 50,000 कैसे निकाला, 5 रुपये पर शेयर के डिविडेंड बांटा, उसके बाद 10,000 शेयर थे, तो कितने हो गए सर, 50,000 हो गए। 50,000 आपने माइनस कर दे तो बचा कितना, 50,000। 2 लाख में से 50,000 माइनस कर दे तो 1,50,000 और चाहिए आपको फंड्स, जो आप इशू करोगे 105 रुपए पे। सो दैट गोज टू 1429। कभी भी शेयर्स आप डेसिमल में इशू नहीं कर सकते, तो या 28 लो या तो 29 लो, जो भी हायर साइड होगी। यानी आप और एक्स्ट्रा शेयर कितने इशू करोगे, 1429, 1429। अब निकालो मार्केट वैल्यू, 0 पॉइंट पे कितनी आ रही है। सो हम लेंगे सर N0 में कितने शेयर थे और चेंज कितना हुआ शेयर में, या आप N1 लिखो इसकी जगह, और इसको मल्टीप्लाई करोगे P1, एंड ऑफ द ईयर नंबर ऑफ शेयर इनटू एंड ऑफ द ईयर प्राइस, इससे मार्केट वैल्यू निकलती है। और इसमें से कितना कंपनी में से पैसा जाएगा और कितना आएगा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ताकि डिस्काउंटिंग करो 1 साल से। N0 थे सर 10,000, चेंज किया नंबर ऑफ शेयर मतलब और इशू किया 1429, तो N1 हो गया 11,429। मार्केट में क्लोजिंग प्राइस थी 105, जिसमें से मैं उसके बाद मैंने 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किए प्लस 1 लाख रुपए की मेरी कंपनी को अर्निंग्स हुई, एंड देन 1.10 इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो 11429 इंटू 105 लेंगे ना, ये है 12,45,000 माइनस 2 लाख प्लस 1 लाख और डिवाइडेड बाय 1.1 करोगे तो वैल्यू आती है 10 लाख रुपए। सर 10,40,000 था, आप 10 लाख क्यों लिख रहे हैं, वो 40 का जो डिफरेंस आ रहा है क्यों आ रहा है पता है, क्योंकि आपने 1428.57 की जगह 1429 शेयर्स लिखे, राउंड ऑफ किया, इसलिए वो 40 का राउंडिंग ऑफ डिफरेंस आ रहा है, अदरवाइज वैल्यू 10 लाख आएगी। ये सर एक किस्सा हुआ, जब आपने डिविडेंड पे किया तो कंपनी की आज की वैल्यू 10 लाख आई। अगर डिविडेंड पे नहीं करते, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, तो फिर से तीनों स्टेप, P1 निकालो, P0 इन ब्रैकेट 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस डिविडेंड। P0 था 100, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10%, डिविडेंड कितना आएगा 0, क्योंकि आपने पे नहीं किया इसलिए 0। तो मेरी मार्केट प्राइस अब बदल गई, हो गई 110 रुपये। नंबर ऑफ शेयर निकालो कि आप और कितना इशू करोगे, इन्वेस्टमेंट कितना है प्लस हमारे पास में कितना पैसा है वो इससे आएगा, डिवाइडेड, और उस दिन जो शेयर्स आप इशू करोगे P1 पे करोगे। अब आपको 2 लाख रुपए की ज़रूरत थी, इसमें से आपने मतलब अब अच्छा 1 लाख रुपए तो आपने आपकी कंपनी ने कमाए, और डिविडेंड कितना बांटा, 0, डिविडेंड तो बांटा ही नहीं इस क्वेश्चन में। तो पूरा 1 लाख रुपए अब मैं इस्तेमाल करूंगा मेरे इन्वेस्टमेंट के पर्पस के लिए, तो बैलेंस और कितना चाहिए, सिर्फ 1 लाख रुपए, जो कि आप 110 की प्राइस पे इशू करोगे। यह आता है 909, मतलब और इतने शेयर्स इशू करना ज़रूरी है एंड ऑफ द ईयर। अब निकालो मार्केट वैल्यू 0 पॉइंट पे। आप लोगे कि पहले कितने शेयर थे, मैंने और कितने इशू किए, मार्केट प्राइस क्या थी, इन्वेस्टमेंट कितना किया और अर्निंग कितनी हुई। अर्निंग, इन्वेस्टमेंट जाता है इसलिए माइनस, अर्निंग्स आता है इसलिए प्लस, 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। सो N0 थे मेरे पास सर 10,000, 909 शेयर्स मैंने और इशू किए। उस टाइम पे मार्केट प्राइस 110 चल रही थी और मेरे पास में शेयर्स हो गए थे 10,909। इन्वेस्टमेंट किया मैंने सर 2 लाख का, और मेरी अर्निंग्स हुई 1 लाख की।
डिस्काउंटिंग करेंगे तो 1.1 से डिस्काउंटिंग हो जाएगी। पहले तो ईयर एंड वैल्यू देखो कितनी आ रही है, 10,000 प्लस 909, इतने शेयर्स थे मेरे पास में 10,909, 110 उस टाइम पे वैल्यू थी, तो मेरी टोटल वैल्यू कितनी 12 लाख आ गई, 11,99,990 माइनस 2 लाख का मैंने इसमें से इन्वेस्टमेंट कर दिया और 1 लाख रुपए कमाए उस टाइम पे, तो कितना आ रहा है सर 10,99,990, यानी ये आ गया 11 लाख। 11 लाख इज द एंड ऑफ द ईयर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1.1, तो आपको कितना मिलेगा सर 9,99,990, ये है सर 10 लाख रुपए अप्रॉक्स। सिर्फ 10 रुपए का फ़र्क है, 10 रुपए का राउंडिंग ऑफ का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि आपने शेयर्स 909.09 जो था उसको राउंड ऑफ किया, वहाँ राउंड ऑफ नहीं करते तो यहाँ पे 10 लाख बराबर आता। दोनों केस में डिविडेंड बांटा या नहीं बांटा, मार्केट वैल्यू आपकी सेम आ रही है। ठीक है, in both the cases whether dividend is paid or not, the market value is same, hence it is proved that dividend is irrelevant। खत्म। फॉर्मूला ही कुछ इस तरह से बनाया है, कितनी भी फिगर्स ले लो सर, मार्केट वैल्यू एट द एंड सेम ही आएगी दोनों केस में। क्यों ऐसा हो रहा है सर? आप लॉजिक तो समझाओ, भले ही फॉर्मूला बना दिया। लॉजिक सर बहुत ही सिंपल है कि अगर डिविडेंड पे कर दिया जाता है तो मार्केट प्राइस गिर जाती है, तो मार्केट प्राइस गिरने से आप ज़्यादा शेयर्स इशू करते हो, अल्टीमेटली वैल्यू वहाँ आ जाती है। एक हाथ नीचे करना और दूसरा हाथ ऊपर करना, ऐसा ही हो रहा है। अगर आपने ये हाथ नीचे नहीं किया तो दूसरा हाथ ऊपर होएगा ही नहीं, ये बताता है मॉडिग्लानी मिलर मॉडल, यानी हमेशा एक हाथ ऊपर रहेगा ही रहेगा। डिविडेंड जब आप पे नहीं करते तो क्या होता है, मार्केट प्राइस ज़्यादा हो जाती है। आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब आपने डिविडेंड पे कर दिया तो आपके कंपनी से ज़्यादा पैसे चले गए, ज़्यादा पैसे चले गए तो आपने क्या किया, शेयर्स इशू किए 1429, ज़्यादा शेयर्स इशू किए। जब कंपनी से पैसे नहीं गए थे तब कम शेयर्स इशू किए थे, जबकि 909, तो अल्टीमेटली आपके कंपनी में उतना ही पैसा रहा क्लोजिंग। अगर एक हाथ से 10 रुपए दे दिए, ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे पास 50 रुपए, मैंने एक हाथ से 10 रुपए दे दिया, अब कितना बचा 40, और दूसरे हाथ से मैंने 20 रुपए ले लिए। 50 था, 10 गए, 40, 20 लिए, 60। बात समझ में आई? ये कब? जब मैंने 10 दिया तो 20 लिया। दूसरा क्वेश्चन ये बोलता है कि आप 10 नहीं दे रहे हो, आप कुछ भी नहीं दे रहे हो, आपके पास 50 है, और दूसरे हाथ से आप सिर्फ 10 ले रहे हो, 20 नहीं, अब सिर्फ 10 ले रहे हो, तो 50 प्लस 10 60, पहले 40 प्लस 20 60 हो रहा था। दोनों केस में वैल्यू सेम आएगी, क्योंकि वो क्वेश्चन ही इस तरह से फॉर्मूला कॉन्सेप्ट बना है आपका कि आप कुछ भी फिगर लो, दोनों केस में वैल्यू सेम आती है। तो यही है मॉडिग्लानी मिलर का बोलना कि डिविडेंड पे करो मत करो, पे करोगे तो मार्केट प्राइस एडजस्ट होती है, अल्टीमेटली मार्केट वैल्यू सेम आएगी। पे नहीं करोगे तो मार्केट प्राइस वैसे आएगी, तो मार्केट वैल्यू ही सेम आएगी। आप अगर नोटिस करो, जब हमने डिविडेंड पे किया तो मार्केट प्राइस 105 आई, जब डिविडेंड पे नहीं किया तो मार्केट प्राइस 110 आई। फर्क पड़ा दोनों में, और यही दोनों फर्क डिविडेंड पे करने नहीं करने के फर्क को कॉम्पेंसेट करता है, क्रॉस करके खत्म करता है। अल्टीमेटली दोनों केस में मार्केट वैल्यू 10-10 लाख रुपए आई, क्योंकि पहले ही इंपैक्ट जो पड़ रहा था वो खत्म हो गया। सो दिस इज व्हाट द मॉडिग्लानी मिलर मॉडल इज। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज बाकी है, जो मतलब कॉन्सेप्ट लेस बोल सकते हो आप उसको, या बस हमको सिर्फ खत्म करना है क्योंकि एज सच रिलेवेंस नहीं है, सब्जेक्टिव है। वो है लिंटनर अप्रोच। लिंटर अप्रोच जो थ्योरी है नई वाली, मैं समझाता हूँ आपको। तो ये आपका मॉडिग्लानी मिलर हाइपोथेसिस सर खत्म हुआ। इसके बाद आते हैं लिंटर मॉडल पे। लिंटर का भी अपना कुछ तो बोलना है कि
कैसे निकाला जा सकता है, लेकिन लिंटर आपको मार्केट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला नहीं देता। ये अलग थ्योरी है, अब मॉडिग्लानी मिलर मॉडल दिमाग से निकाल दो। अब ये अलग थ्योरी, और ये अलग थ्योरी क्या बोलती है, ये अलग थ्योरी क्या बोलती है, इंटरव्यूज कंडक्टेड बाय लिंटर, एक बंदा था, उसने कुछ इंटरव्यूज कंडक्ट किए और उसकी वजह से उसने कुछ कंक्लूजन निकाला। लिंटर मॉडल बोलता है कि इसमें 2 पैरामीटर काम के हैं आपके। एक तो टारगेट पे आउट रेशियो कितना है आपका, आप कितना अर्निंग्स का कितना हिस्सा बांटने वाले हो। आप अगर 100 रुपए कमाओगे अर्निंग पर शेयर में, तो उसका कितना हिस्सा डिविडेंड में बांट दोगे, दैट इज कॉल्ड एज पे आउट रेशियो। हमने स्टार्टिंग में देखा था पे आउट रेशियो काय पे लगता है, अर्निंग्स पे लगता है। सो लेट्स से द पे आउट रेशियो इज 60%, यानी कि अगर मैंने 100 रुपए कमाया तो उसका 60% मैं बांट दूंगा। उसके बाद में द स्पीड एट विच द करंट डिविडेंड्स एडजस्ट द टारगेट। अब स्पीड बताओ, जैसे आप बोल रहे हो कि 60% आप बांट दोगे, 10 रुपए कमाए तो 60% कितना, 6 रुपए का डिविडेंड आएगा D1, और अभी D0 है लेट से 5 रुपए, अभी D0 है, आज का डिविडेंड है 5 रुपए। लिंटर, आज आप खड़े हो 0 पॉइंट पे यहां पे, ठीक है। यहां से बताओ कि अगर आपकी अर्निंग पर शेयर 10 रुपए रही तो आप पे आउट कितना दोगे, 50%। अगर आप बोलो 50 नहीं, चलो 60 बोलते, यानी आपका D1 कितना आएगा, 6। दूसरा फैक्टर है कि अभी जो भी डिविडेंड दे रहे हो लेट से 5, वो क्या स्पीड से टारगेट पे आउट को अचीव करेगा। अब यहाँ पे स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो क्या आप, हाँ सर कर सकते हैं। यहाँ पे स्पीड है सर 20% की। 5 का 6 कब हो रहा है, जब उसमें 5 में 20% ऐड हो रहा है, 6 - 5/5, वो आपको परसेंटेज निकल जाएगा। दिस इज द स्पीड। 5 में 1 रुपये ऐड होगा तभी 6 होएगा ना वो, तो 5 में 1 रुपये का कितना प्रोपोर्शन है, 20%। तो ये दूसरी चीज, उसी हिसाब से उन्होंने फॉर्मूला बनाया। अब उन्होंने क्या फॉर्मूला बनाया कि डिविडेंड क्या होना चाहिए। अब इन 1956 उसने डेवलप की एक थ्योरी बेस्ड ऑन द 2 इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट ही ऑब्जर्व ड्यूरिंग द डिविडेंड पॉलिसी। Companies tend to set long-term target dividends to earning ratio according to the amount of positive net present value. Earnings increases are not always sustainable. As a result, dividend policy is not changed until managers can see that the new earning levels are sustainable. बात को छोड़ दो, आज सच इतना लॉजिक नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मूले में एक फैक्टर ऐसा है जो सब्जेक्टिव है और वो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। इन्होंने आपको फॉर्मूला दिया है D1 निकालने का, कि फ्यूचर का डिविडेंड आप कैसे निकाल सकते हो, और वो ये फॉर्मूला है कि आज तो सबसे पहले आप आज का डिविडेंड ले लो, दैट इज D0 5 रुपए। इसके बाद अर्निंग पर शेयर आप ले लो 10 रुपए जो आपने निकाला। टारगेट पे आउट कितना होएगा, इसमें से आप टारगेट कितना पे करोगे, 6 रुपए का आप पे कर दोगे, तो बचा कितना, 4, ठीक है। अच्छा, अर्निंग्स माइनस टारगेट पे आउट, ये रेशियो होना चाहिए था, और इसको कर दो मल्टीप्लाई। अब मेरे को देखना तो इंस्टीट्यूट के सिलेबस में उन्होंने किस तरह से लिखा है, क्योंकि फिर ना फॉर्मूला सेम रखेंगे अपन दोनों तो सही रहेगा। वो एक्चुअल में अंदर में D1 - D0 आ रहा है। आप कितना सोच रहे थे और कितना अभी दे रहे हो, तो डिफरेंस आया, उसको एडजस्ट करोगे। बस मैं फॉर्मूला एक बार कंफर्म कर लेता हूँ। अरे 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 देखो, मैंने बोला था आपको मल्टीप्लाइड बाय, वो तो मेरे से गलती से लिखा गया वहाँ पे। आप उसको ठीक करेंगे अपने PDF में कि वो सर आपका मल्टीप्लाइड होना चाहिए, ये ठीक है। तो EPS मल्टीप्लाइड बाय टारगेट पे आउट, तो कितना आंसर आया आपका, 10 मल्टीप्लाइड बाय 60%, 10 मल्टीप्लाइड बाय 60% इज 6, ठीक है। 6 में से डिविडेंड D0 माइनस करोगे 5, तो कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो, 1 रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हो आप, जो अभी दिया उससे।
और उसको करोगे एडजस्टमेंट फैक्टर से एडजस्ट। अब ये जो AF है एडजस्टमेंट फैक्टर, ये रिस्क को इंडिकेट करेगा, ये थ्योरेटिकल है, ये सब्जेक्टिव है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, ठीक है। अब इसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो बस यही हो गया। अब लेट्स से एडजस्टमेंट फैक्टर है आपका 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 5 प्लस ब्रैकेट में आया वो 1 मल्टीप्लाइड बाय एडजस्टमेंट फैक्टर 2 यानी कि 2, तो 5 + 2 7, तो D1 कितना बांटना चाहिए आपने 7 रुपए बांटना चाहिए, ये मतलब निकलता है। पढ़ के ख़त्म करो ऐसी चीज़ों को, मैं तो सही सही बताता हूँ। एग्ज़ाम में कभी पूछा नहीं गया तो आएगा नहीं, चांसेस ना के बराबर। फिर भी फॉर्मूला याद रखो, सिर्फ कुछ कुछ चीज़ें हैं। देखो मैं आपको प्रैक्टिकली बोलूँ तो जब आपकी पढ़ाई ख़त्म होगी, जब आप रियल लाइफ में आओगे तो इन सब चीज़ों का वैसे ही कुछ इस्तेमाल नहीं होता, रियल लाइफ में कुछ और ही होता है। तो कुछ कुछ चीज़ें इस्तेमाल होती है, वो उस पे तो हम कॉन्सेप्ट अच्छे से देखेंगे और समझेंगे भी और बार बार यूज़ भी करेंगे। और एक दो चीज़ें होती है हर चैप्टर में जो कि मतलब मैं भी सोचता हूँ कि इसको निकाल क्यों नहीं देते सिलेबस में से जब बच्चे के काम नहीं आने वाला। बट ठीक है, जो है कवर करवाया इंस्टीट्यूट ने, इतना बड़ा लड़ाई तो नहीं लड़ सकते कि सिलेबस ही चेंज कराएं। सो पढ़ना तो पड़ेगा आपको भी एज ऑफ नाउ, और मेरे को भी पढ़ाना पड़ेगा। लेट्स गो विद दैट। लिंटर मॉडल में D1 का फॉर्मूला क्या है, 2 हिस्से सिर्फ। अभी कितना डिविडेंड दे रहे हो प्लस एडजस्टेड एक्स्ट्रा डिविडेंड। एडजस्टेड एक्स्ट्रा डिविडेंड कैसे निकालोगे, D1 माइनस D0। टारगेट डिविडेंड बोलूंगा, अब मैं D1 नहीं बोलूंगा, मैं DT बोलता हूं कि आप कितना सोच रहे थे पहले देने का, माइनस D0, तो कितना एक्स्ट्रा दे रहे हो वो दोनों के डिफरेंस से निकल गया। इसको करोगे आप एडजस्ट, तो ये एक हिस्सा है और ये एक हिस्सा है, सिर्फ 2 हिस्से हैं पूरे इक्वेशन में। अभी कितना दे रहे हो प्लस एडजस्टेड कितना होगा, आप अभी दे रहे हो 5, एडजस्टेड कितना होगा सर 10 का 60% टारगेट है, हम सोच रहे थे इसमें से 5 निकाल दे तो 1 एक्स्ट्रा देने वाले थे, अब इसको एडजस्ट करेंगे। अब ये एडजस्टमेंट फैक्टर आपका 2 भी हो सकता है या आपका 0.50 भी हो सकता है। अगर 1 से कम रहा तो फाइनल डिविडेंड आपका कम हो जाएगा। जैसे 0.50 ले लो तो आपका आंसर आता है 5 + 0.50, 1 × 0.50, तो ये हो गया सर आपका 5 × 0.50, 5.5। तो लिंटर के हिसाब से हमने साल के अंत में कितना बांटना चाहिए, 5 रुपये 50 पैसे। हम 6 सोच रहे थे, एडजस्टमेंट फैक्टर ने उसको कम कर दिया। अगर एडजस्टमेंट फैक्टर 2 होता तो हम 6 सोच रहे थे, एडजस्टमेंट फैक्टर ने उसको डबल कर दिया, 7 रुपये हो गया। ये है लिंटर अप्रोच। इस पे एक क्वेश्चन है जो हम करते हैं और खत्म करते हैं इसको, और कोई क्वेश्चन है भी नहीं, जबरदस्ती का दिया हुआ है वो भी क्वेश्चन। ये देखो, गिवन द लास्ट ईयर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 4, गिवन द लास्ट ईयर्स डिविडेंड इज 9.80, लास्ट ईयर का डिविडेंड था 9.80, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट इज 45%, टारगेट पे आउट रेशियो इज 60% एंड EPS फॉर करंट ईयर इज 20। कैलकुलेट करो करंट ईयर का डिविडेंड, कैलकुलेट करो करंट ईयर का डिविडेंड D1। तो मतलब इस साल हम डिविडेंड कितना देंगे। क्वेश्चन ने लिखा D0 है आपके पास में दिया हुआ, दैट इज 9.80, 9.80 और 20, ठीक है। लास्ट ईयर का डिविडेंड जो है वो 9.80, अर्निंग्स है 20 की, डिविडेंड पे आउट रेशियो कंपनी ने दिया 60% का, और स्पीड जो दी है, स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट दैट इज एडजस्टमेंट फैक्टर दैट इज 45%, एडजस्टमेंट फैक्टर इज 45%, ठीक है। 1 सेकंड होल्ड करना बस। सॉरी, सो D1 निकालो, इस साल का डिविडेंड हम कितना देंगे, 2 हिस्से सर, D0 प्लस एडजस्टेड डिविडेंड। एडजस्ट कैसे करोगे, टारगेट जो भी है अर्निंग्स इनटू डिविडेंड पे आउट रेशियो से टारगेट डिविडेंड मिल गया, इसमें से D0 माइनस कर दो और इसको कर दो एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई। अभी हम कितना दे रहे थे 9 रुपये 80 पैसे, हम कितना सोच रहे थे 20 का 60% देने की बात कर रहे थे 12, इसमें से 9 रुपये 80 पैसे माइनस कर दो तो पता चल जाएगा कितना एक्स्ट्रा दे रहे हैं, और उसको एडजस्ट करो एडजस्टमेंट फैक्टर से जो कि आपको बोलता 0.45 है, यानी 45% उसका, सिर्फ जो भी एक्स्ट्रा देने वाले थे उसमें का सिर्फ 45% आपने देना है। सो 12 माइनस 9.80 अगर आप करोगे, 12 माइनस 9.80 अगर आप करोगे तो 2.2 आया,
2.2 का 45% अगर आप करोगे तो 0.99 आता है। ₹1 भी पकड़ सकते थे आप उसको। यानी इस साल का डिविडेंड होना चाहिए 10.79 या 10.80। ये लिंटर के हिसाब से कोई भी क्वेश्चन डिविडेंड में आया जिसमें लिखा रहा एडजस्टमेंट फैक्टर, लिंटर मॉडल लगा दो। क्वेश्चन कहीं पे भी ये नहीं बोलेगा आपको कि सर लिंटर मॉडल से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं बोलेगा ये। ना 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 ना, दिमाग होना चाहिए, क्योंकि और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है डिविडेंड पॉलिसी में जो एडजस्टमेंट की बातें करेगा। एक ही कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल रहना चाहिए आपने, ठीक है। तो आप ये पहले आंसर लिख लो, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और मॉडिग्लानी और गॉर्डन और वॉल्टर्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे।